हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएलटीएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 27 सितंबर। 27 सितंबर के साथ में 26 सितंबर की भी न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आपका कोई भी कंटेंट अभी छूटा नहीं है, कोई भी न्यूज़ आपकी छूटने हम नहीं देंगे। तो देखो, 27 सितंबर की न्यूज़ और साथ में 26 सितंबर की न्यूज़ को यहाँ एनालाइज करेंगे। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं और साथ में हमारा चेंज योर गोल इनिशिएटिव भी चल रहा है, जिसमें अगर आप हमारे न्यूज एनालिसिस वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करते हो, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कमेंट बैक करते हो, तो आपको मिलता है एक फ्री मेंटरशिप कोर्स भी, फ्री मेंटरशिप कॉल भी। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। और आज के एनालिसिस की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कोर्स। ठीक है, और ये एक कोर्स नहीं, बेसिकली ये 3 कोर्सेज है। इन 3 कोर्सेज में पहला कोर्स है हमारा एथिक्स का, और ये एथिक्स का कोर्स शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से। दूसरा कोर्स है एसए का, जो शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। और तीसरा कोर्स है डेली आंसर राइटिंग का, ये शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से। इन तीनों की जानकारी मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें कोशिश यही होगी कि एथिक्स यानी कि 250 मार्क्स आपके मेंस के, ऐसे यानी कि फिर 250 मार्क्स आपके मेंस के, कुल मिला के 500 मार्क्स ये। और इसके साथ में जो भी जीएस के पेपर हैं उन सभी की आंसर राइटिंग। तो सोच लो, लगभग लगभग यहाँ पे देखो, यहाँ पे 750 मार्क्स इसके, तो लगभग लगभग 1250 मार्क्स का आपको यहाँ पे जो अगर आप चाहते हो मेंस में अच्छा स्कोर करना इन 1250 मार्क्स में से, तो आप इन 3 कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। चाहो तो एक कोर्स को, चाहो तो 2 कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हो। और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, आपको इसकी लिंक जो है ना ब्रोशर की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगी। अगर एनरोल करना चाहो तो आपको बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म जो है, डिटेल्ड ब्रोशर आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। मैं बोलूंगी थोड़ा सा जल्दी एनरोल कर लेना अगर चाहते हो एनरोल करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की सीट्स रखी गई हैं। 50 स्टूडेंट से ज्यादा एक स्टूडेंट हम यहाँ पे एनरोल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे बम्पर ऑफर चल रहा है अभी। अगर आप एथिक्स और एसए कोर्स दोनों साथ में एनरोल करते हो तो इसका कॉस्ट आपको 7999 पड़ रहा है। यहाँ पे 4999 और 4999 पड़ रहा था, लगभग 10,000 पड़ रहा था, यहाँ पे 7999 पड़ेगा। और अगर आप इन तीनों कोर्सेज में साथ में एनरोल करते हो तो आपको एक ऑफर मिल रहा है ₹9,999 का, ₹4,000 आपके यहाँ पे बच जाएंगे। और याद रखना, ये बम्पर ऑफर सिर्फ इनिशियल 30 स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये बम्पर ऑफर जो है वो बंद कर देंगे, फिर आपको जो रेट्स हैं इंडिविजुअल कोर्सेज के उसी में परचेज करना पड़ेगा। ओके, और राइट, इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ब्रोशर में मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप आज के टॉपिक देख लो, तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नेंस में देखेंगे आईसीसी के नए रूल्स के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया की सॉफ्ट पावर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है जो कल के न्यूज़पेपर में आया था, इसको देखेंगे। GS3 में देखेंगे इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। मोबाइल ब्राउजर्स के बारे में देखेंगे कि ये होते क्या है मोबाइल ब्राउजर्स। इसके अलावा एक आर्टिकल देखेंगे, पिचिंग इंडिया एज सिग्नेचर डेस्टिनेशन। ये आज का आर्टिकल है, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो इसी के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल आया है। नाविक के बारे में देखेंगे साइंस एंड टेक में, एंड एनवायरमेंट में देखेंगे नील कुरिंजी फ्लावर्स के बारे में। ओके, आगे बात कर लेते हैं। GS4 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। पहला आर्टिकल हमारा आज का है अ पुश फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो बेसिकली क्या है न्यूज, क्या है न्यूज में क्या चीजें आई हैं उनको हम जरा देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो देखो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा, आप बोल सकते हो, धातु होती है, एक ऐसा मेटल और नॉन मेटल्स के बीच की एक चीज होती है, एलिमेंट होता है, जो कि जिसकी की कंडक्टिंग कैपेसिटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। यानी कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, करता भी नहीं है, और कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को रोकता भी नहीं है। ये बीच की कंडक्टिविटी इसकी होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर ये होता है। अब देखो, इंडिया ने अपने जो इंसेंटिव स्कीम है, बेसिकली PLI स्कीम इसको कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पहले इंडिया ने चलाई है। ठीक है, लाइक 2018 के आसपास से ये चल रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, ये बहुत सारे सेक्टर्स
के लिए चलाई गई है, इसमें से एक है सेमीकंडक्टर सेक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो है इसमें पीएलआई स्कीम बेसिकली क्या थी कि अगर हमारे देश में डोमेस्टिकली यहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री अगर सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करती है तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी इफिशिएंसी से वो इंडस्ट्री काम कर रही है, पर्टिकुलर कंपनी काम कर रही है, उस हिसाब से सरकार इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगी। यानी कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, इफिशिएंटली काम कर रहे हो और काफी अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हो सेमीकंडक्टर्स का, तो आपको एक इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ओके, तो ये है पीएलआई स्कीम। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और किस तरह से ये पुरानी पॉलिसी से अलग है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। क्यों आखिर ये चेंजेस किए गए हैं इसको देखेंगे। तो देखो ये चेंजेस किए गए हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव स्कीम थी, और यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि अब हम यहाँ पे $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और ये जो पूरा अनाउंसमेंट आया है ये अभी अभी अप्रूव हुआ है। और बेसिकली क्या कारण है इसके पीछे, अभी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। पहला कारण समझो, पहला कारण ये है कि इंडस्ट्री कुल मिला के जो वर्ल्ड लेवल पे इंडस्ट्री ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कितनी बताऊंगी ये भी। दूसरी चीज ये कि अभी सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, क्यों ये भी बताऊंगी। अब ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट तो ये है कि सेमीकंडक्टर्स जो है बेसिकली हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। चाहे आपका मोबाइल फोन हो या बड़ा से बड़ा कोई ऐसा डिवाइस हो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चलता हो, तो ये सारी चीजों में सेमीकंडक्टर यूज होता है। दूसरी चीज ये कि कंप्यूटेशनल पावर जिस भी चीज में होती है ना, उन सभी में सेमीकंडक्टर यूज होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे अगर आप टोटल देखोगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर की ये पूरी इंडस्ट्री है। ओके, बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें सेमीकंडक्टर चिप के, तो देखो इसमें सिलिकॉन होता है यूज, इसके साथ कई सारे माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पे यूज होते हैं। और देखो कुल मिला के सेमीकंडक्टर्स का काम इतना आसान नहीं कि सिलिकॉन ले लिया बस खत्म। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है सिलिकॉन से लेकर सेमीकंडक्टर बनाने तक का। ठीक है, इसमें फैब्रिकेशन इन्वॉल्व होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री भी है, बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन देखो अभी 500 से 600 बिलियन डॉलर की हमने बात करी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में कितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत कम, लगभग ना के बराबर अभी चल रहा है। लेकिन फिर भी वी आर वन ऑफ द पोटेंशियल पावर्स जो सेमीकंडक्टर्स में अभी काम कर सकती है। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी बेसिकली अभी जो सेमीकंडक्टर का पूरा बिजनेस है ना, 3 जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। पहला है ताइवान, ताइवान का आपने सुना ही होगा, चाइना के कारण बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है, चाइना बोलता है ताइवान मेरा है, ताइवान मेरा है। ठीक है, साउथ कोरिया है दूसरा, और तीसरा है यूएस। इन 3 कंट्रीज में ही मेजरली सेमीकंडक्टर्स का काम हो रहा है। अब देखो ये सेमीकंडक्टर्स जो है अलग अलग साइजेस के बनते हैं, जैसे 5 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक का सेमीकंडक्टर डिवाइस यहाँ पे बनता है। जितना बड़ा सेमीकंडक्टर उतना उसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज भी चल रही है, अभी मैंने बताया ना कि क्यों हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री साइज बहुत बड़ा है, दूसरा कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम भी इन मेजर कॉन्सेंट्रेटर्स में आए। ठीक है, जैसे यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया में आए, हम इनके क्लब में आए कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में इतना कंट्रीब्यूट करें। तीसरी चीज ये कि सेमीकंडक्टर्स आज के टाइम पे हर चीज में, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में यूज हो रहे हैं। चौथी बात ये कि इसकी डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। डिमांड सप्लाई के बीच में जो गैप आ रहा है ना आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ये बहुत बड़ी चीज है। रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में क्या हो रहा है, सब कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा रही है। ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे आपको पता है यूएस चाइना के बीच में बार बार ट्रेड वॉर वगैरह चलता रहता है। तो ऐसे में ताइवान, जैसे यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए, तो ताइवान से जो सेमीकंडक्टर्स आते जाते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी रिस्ट्रेंट पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में सप्लाई चेन पूरी की पूरी यहाँ पे अटकी हुई है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज तक सेमीकंडक्टर पहुंच नहीं पा रहे, या तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ही काफी कम हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया मौका है जहाँ पे इंडिया इसमें आ सकता है, इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में आ सकता है। ओके, और यहाँ पे इंडिया को एक एक्स्ट्रा पुश मिल सकता है अभी जो सिचुएशन है उनके कारण। ओके, नाउ देखो यहाँ पे व्हाट आर द चेंजेस टू इंडिया चिप मेकिंग स्कीम। तो इंडिया में दिसंबर 2021 में इंडिया में अनाउंस किया गया था कि $10 बिलियन हम लगाएंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब ये जो यहाँ पे $10 बिलियन की बात की गई, ये फिजिकल सपोर्ट के फॉर्म में की गई, और इसी के साथ में ये भी कहा गया कि डिजाइन, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब के ऊपर भी पैसा लगाएंगे। ओके, अभी देखो इंडिया में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की डिमांड इंडिया में $70 to $80 बिलियन की होने वाली है बाय 2026।
तो बढ़िया हमारे पास मौका है, हमारे देश में सेमीकंडक्टर की डिमांड भी बढ़ने वाली है, ग्लोबली तो बढ़ी हुई है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया मौका है अगर हम सेमीकंडक्टर्स में अच्छा काम करना चाहते हैं तो। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये कि यहाँ पे हमारे आईटी मिनिस्टर ने ये कहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम्स लाती रहेगी जिससे काम अच्छा चलता रहे। ओके, अभी गवर्नमेंट देखो, इससे पहले वाली स्कीम जो होती थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली, इसमें क्या होता था कि चिप साइज जो है, जैसे मान लो मेरी एक इंडस्ट्री, सामने वाले की एक इंडस्ट्री है, मैं किसी एक पर्टिकुलर चिप साइज को प्रोड्यूस करती हूँ, सामने वाला कोई और चिप साइज प्रोड्यूस करता है, तो हमें अलग अलग इंसेंटिव मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो 45 टू 65 नैनोमीटर की अगर आप चिप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 30% इंसेंटिव गवर्नमेंट देती थी। अगर उससे छोटी है तो और ज्यादा इंसेंटिव, अगर उससे भी छोटी तो और ज्यादा इंसेंटिव। ठीक है, तो लगभग 50% इंसेंटिव आपको मिलता था अगर यहाँ पे चिप की साइज 28 नैनोमीटर से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि अलग अलग रेट्स पे आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, अब सभी को, सभी लोगों को जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में डोमेस्टिकली, उन सभी को 50% हम यहाँ पे इंसेंटिव देंगे अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर प्लांट भी एक नया खोला गया है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे जो नई चिप है, ये नई जो स्कीम आई है, इससे 45 नैनोमीटर की जो चिप है ये सबसे ज्यादा यूज्ड चिप है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, तो ये 45 नैनोमीटर की चिप को भी ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा यहाँ पे इसको गवर्नमेंट की साइड से, पहले कितना था 40% मिलता था, 50% इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि कई लोगों का मानना है कि आपने $10 बिलियन इसमें लगाए हैं, एक सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने में ही 6 से यहाँ पे 3 से 7 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है। ठीक है, आप $10 बिलियन से कितना ही काम कर पाओगे। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम यहाँ पे सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग में मदद नहीं करेंगे, फैब्रिकेशन में, लैब सेटअप करने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए सब में मदद करेंगे। लेकिन बेसिकली इंडस्ट्रीज का कहना यह है कि 3 से 7 बिलियन डॉलर तो हमको इंडस्ट्री सेटअप करने में, एक प्लांट लगाने में चले जाते हैं। आपके पास पैसा कितना बचेगा जो आप इन सब बाकी चीजों में आप इन्वेस्ट कर पाओगे, हमको इंसेंटिव दे पाओगे? तो ये एक बड़ा इशू है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे R&D पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब इंडिया के पास इतना पैसा होना भी चाहिए कि इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट तो बोल रही है हम करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि आपके पास क्या इतना पैसा बचेगा कि आप ये कर पाओ। ओके, अब देखो चिप मेकिंग के लिए और भी कई सारी चीजें की जरूरत होती है, जैसे कि हमें बहुत सारा वाटर चाहिए होगा। ठीक है, और वाटर भी ऐसा नहीं खराब वाटर, अच्छा प्योर वाटर चाहिए हमको। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे गवर्नमेंट को इसके भी यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी ड्रॉट चल रहा है। ठीक है, सूखे जैसी सिचुएशंस कई जगह पे चल रही है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हमें कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, और एक चीज समझनी पड़ेगी कि टैक्स पेयर के पैसे से आप ज्यादा दिनों तक किसी इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं करा पाओगे, आपको उसकी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रॉफिट जनरेट कराना पड़ेगा। और यही अभी आज की डिमांड है कि हमारी जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वहां पे प्रॉफिट जनरेट हो। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। सेंटर पुश फॉर नाविक सिस्टम लैंड स्मार्टफोन जायंट्स ऑन अननोन रोड। अच्छा देखो, यहाँ पे ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है ना सब कुछ ही, तो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है नाविक। नाविक क्या है भाई? नाविक हमारे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। जैसे आप देखते हो ना जीपीएस वगैरह यूज करते हो गूगल का, है ना, वो जीपीएस सिस्टम जो है वो यूएस का है। ठीक है, अभी नाविक जो है हमारा इंडिजीनियस है। तो इंडिया की गवर्नमेंट बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। तो हमने बोला भैया हमारे पास जब अपना जीपीएस है तो हम दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड रहे, हम यूएस के ऊपर क्यों डिपेंड रहे उनके जीपीएस के लिए? हमारे पास अपना नाविक है तो हम अपना नाविक यूज करेंगे। तो यहाँ पे सारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है सभी को, कि सभी स्मार्टफोन कंपनीज को, कि आप जो है यहाँ पे नाविक को, नाविक अलाइंड सारे प्रोडक्ट्स बनाओ, नाविक अलाइंड अपने स्मार्टफोन बनाओ। अब ये सारी कंपनीज बोल रही है कि भैया इसके लिए हमें हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमारा जो इंडियन सिटीजन है वो हमारे नाविक को जान पाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारे इंडिया के जीपीएस सिस्टम को जान पाएगा। 2018 में ये जीपीएस सिस्टम ऑपरेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। IRNSS, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। लगभग इंडिया के साथ साथ इंडिया के आसपास का 1500 किलोमीटर तक यहाँ पे रेंज जो है, इंडिया के आसपास का 1500 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है। ओके, और इसमें देखो यहाँ पे इसमें जीपीएस जैसा ही है ये यूएस का, वैसे ही रशिया का अपना ग्लोनास है, गैलीलियो है यूरोप का, चाइना का बीडू है। वैसे ही इंडिया जो है 5th कंट्री बन गया है जिसके पास अपना इस तरह का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, हमारा रीजनल लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे नहीं है, क्योंकि इंडिया के
आसपास वाले रीजन्स को ये कवर करता है नेविगेशन सिस्टम। ओके, और इसमें 7 सैटेलाइट्स यूज है, ठीक है, 7 सैटेलाइट्स हैं ये। अब देखो इसमें 7 सैटेलाइट जो है, इसमें कुल मिला के 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमती है और 4 सैटेलाइट्स जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में घूमती है, ठीक है। ये क्या करती है, जमीन से लैंड से जो भी सिग्नल आते हैं उनको अचीव करती है, उनको अक्वायर करती है और स्पेस सैटेलाइट्स तक भेजती है, नेविगेशन में आपको मदद करती है, मैपिंग वगैरह में मदद करती है। ओके, अभी फुल नेविक सिस्टम जब बनेगा तो लगभग 9 सैटेलाइट सिस्टम इसमें लग जाएंगे। इसके साथ में देखो क्या है कि ये जो है इंडिया और इंडिया के आसपास का रीजन कवर करती है 1500 किलोमीटर तक का। एक्यूरेसी इसकी 20 मीटर तक की है, इसरो क्लेम करता है, इसरो ने बनाया ये, ठीक है। जो फारदेस्ट पॉइंट है वो लगभग 20,000 किलोमीटर है और जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहां तक ये जाता है वो है 284 किलोमीटर। ओके, ये जो सैटेलाइट है लगभग देखो एक सैटेलाइट का जो वेट है वो लगभग 1300 किलोग्राम है। ओके, और यहाँ पे जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ये लैंड पे डाली गई है, लैंड पे सेटअप की गई है जहां से सिग्नल्स आएंगे और सिग्नल्स जाएंगे। ओके, तो ये है पूरा नाविक सिस्टम। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ये देखो ये पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर, ये जो फ्लावर्स देख रहे हो ये है नील कुरिंजी फ्लावर्स। ओके, और इनका एक्चुअल बॉटनिकल नेम क्या है, स्ट्रॉम्बिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, नाम याद रख लेना। मेरी बॉटनी बड़ी वीक है लेकिन आप लोगों को याद रखना है इसका बॉटनिकल नेम क्या है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में मिले हैं और 12 साल में एक बार उगाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक है ये यूपीएससी का। ओके, तो नील कुरिंजी फेस्टिवल, जो नील कुरिंजी फ्लावर्स है 12 साल में एक बार उगते हैं। नील कुरिंजी फ्लावर्स जो है बेसिकली कर्नाटका में उगते हैं, ठीक है, 12 साल में एक बार उगते हैं और इनकी मास फ्लावरिंग होती है, एक साथ सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेगेरियस फ्लावरिंग, ठीक है। ग्रेगेरियस का बेसिक मीनिंग, ग्रेगेरियस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका बेसिक मीनिंग होता है जो बहुत सोशल होता है, जो सबके साथ बहुत घुल मिल जाता है, सबके साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलता है। तो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग यहाँ हो रही है। और ये जो श्रब है ये शोला फॉरेस्ट में उगता है, नीलगिरी हिल्स के पास में, वेस्टर्न घाट्स में। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में आपको ये मिलता है। इनको कुरिंजी भी बोला जाता है, ठीक है, और ये काफी बड़े एल्टीट्यूड पे लगभग 1300 से 2400 मीटर्स ऊंची पहाड़ियों पे उगते हैं, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स जो है इनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है ब्लू माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे जो नील कुरिंजी फ्लावर्स उगते हैं 12 साल में एक बार, उनका जो टेक्सचर होता है वो ब्लूइश पर्पल होता है। ओके, अच्छा, कुरिंजी अंडवार टेम्पल है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे जो कुरिंजी अंडवार टेम्पल है ये मुरुगन गॉड को डेडिकेटेड है। यहाँ पे भी इन प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है जिसका नाम है पालियान ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस स्लाइड को एकदम रट मारना, घोट मारना, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। पालियान ट्राइब यहाँ पे मिलती है आपको और इसके 45 स्पीशीज होते हैं नील कुरिंजी फ्लावर्स के। ओके, और ये कभी 6 साल के इंटरवल में, 9 ईयर्स के इंटरवल में, 11-12 ईयर्स के इंटरवल में ब्लूम करते हैं। जैसे एक स्पीशी इस साल ब्लूम कर गई, अगली स्पीशी 4-5 साल बाद ब्लूम करती है, लेकिन ओवरऑल एक स्पीशी का ही पहला और दूसरे ब्लूम में 12 साल का डिफरेंस जनरली होता है। इसके अलावा नील कुरिंजी जो फ्लावर्स है याद रखना ईस्टर्न घाट्स में भी मिलते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में शेवरॉय और संदूरू हिल्स में भी मिलते हैं। तो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में, सिर्फ नीलगिरी हिल्स पे नहीं, ईस्टर्न घाट्स पे भी ये मिलते हैं। ओके, याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, इसको जरा देखो, पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कमेंट करो। एंड आपका कल का क्वेश्चन था ये, इसका सही आंसर क्या है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में ये क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। G20 कॉमन फ्रेमवर्क बेसिकली G20 और पेरिस क्लब ने मिलकर बनाया था। पेरिस क्लब बेसिकली उन कंट्रीज का क्लब है जो कि लोन देते हैं दूसरी कंट्रीज को, बड़ी कंट्रीज का क्लब है, ठीक है। और इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क बनाया है। बेसिकली G20 कॉमन फ्रेमवर्क है क्या, इसमें होता ये है कि इसमें आपकी जो भी लो इनकम कंट्रीज है, जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, डेट है, उनको यहाँ पे कर्जे को उनके रीस्ट्रक्चर करने का काम होता है। उनको बेसिकली उनकी जो इकोनॉमी क्राइसिस में चल रही है उस क्राइसिस को निपटाने का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखो, ये 2 आर्टिकल्स छोटे छोटे से थे इसीलिए मैंने ले लिया, ठीक है। चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है ना, देखो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट होने वाला है, ठीक है। भगत सिंह की जयंती है कल 28 सितंबर, ठीक है। तो इनकी जयंती है, ठीक है, भगत सिंह से रिलेटेड। और यहाँ पे देखो इनके लिए जो इनके नाम पे यहाँ पे चंडीगढ़ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया। तो भगत सिंह के बारे में डिटेल में हम देखेंगे कल, ठीक है। और इनके इस फ्रीडम फाइटर जो भगत सिंह जी हैं उनके नाम पे इसको रखा गया सो दैट उनको ट्रिब्यूट दिया जा सके। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये
कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल फ्यूल डिस्पेंसर्स आजकल बहुत बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, व्हाट आर मोबाइल ब्राउजर्स, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, सोच भी नहीं पाओगे अगर पढ़ा नहीं होगा तो। इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे आर्टिकल। बहुत लो प्रोफाइल न्यूज होती है लेकिन बहुत ही अल्टीमेट न्यूज होती है ना, वो आ जाती है प्रीलिम्स में। इसीलिए इस आर्टिकल को रखा है। इसमें बहुत समझाने का नहीं, समझो जरा। मोबाइल फ्यूल डिस्पेंसर क्या है? आप जाते हो पेट्रोल भराने, गाड़ी में डीजल भराने, है ना, तो यहाँ पे आपको जाना नहीं पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप खुद आपके घर तक आएगा। इसको बोलते हैं मोबाइल डिस्पेंसर या मोबाइल ब्राउजर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत चल रहे हैं। बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये बोला है कि डोर टू डोर डीजल फैसिलिटी जो है ना, इसको बोलते हैं हम मोबाइल ब्राउजर या मोबाइल डिस्पेंसर। ओके, याद रखना, डीजल घर से घर तक डोर टू डोर बांटा जा रहा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, और ये बहुत पॉपुलर हो गया है। बस इतनी ही चीज थी जो यहाँ पे बतानी थी मोबाइल ब्राउजर के बारे में। ऑलराइट, अब बात करते हैं व्हेन आर द न्यू आईसीसी रूल्स कमिंग इनटू प्ले। देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज क्रिकेट का नहीं है, लेकिन जितना मुझे इस आर्टिकल से समझ आया वो समझाऊंगी। आईसीसी जो है इसने 3 रूल, अपने लगभग 3-4 रूल्स हैं जो बदले हैं, ठीक है, क्रिकेट को लेकर। और ये जो रूल्स हैं 1 अक्टूबर से आने वाले हैं, लागू होने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी ये जो रूल्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। ओके, तो बेसिकली चेंजेस क्या किए गए हैं? पहला है मैनकेडिंग से रिलेटेड। ये मैनकेडिंग क्या होती है भाई? मैनकेडिंग का मतलब एक टेक्निकल टर्म है क्रिकेट से रिलेटेड। मैनकेडिंग में होता ये है कि देखो, आपने देखा होगा ना क्रिकेट में कि जैसे अगर कोई रनर जो है वो रन लेने के लिए भागना चाहता है, ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट में सामने वाला बॉलर जो है वो बॉल फेंक रहा है लेकिन अभी तक उसने बॉल डाली नहीं है, उसके पहले ही रनर जो है, वो जो भी बैट्समैन है, वो रन लेने के लिए एक्साइटमेंट में क्रीज अगर छोड़ देता है, बॉल आने से पहले ही, बॉल उसके डालने से पहले ही अगर वो क्रीज छोड़ देता है, तो पीछे खड़ा जो फील्डर है वो अगर स्टंप पे मार दे बॉल, तो ये क्या माना जाता है कि जो बैट्समैन है वो आउट हो गया। इसी चीज को बोलते हैं मैनकेडिंग। ये मैनकेडिंग जो है, इससे जो बैट्समैन है वो आउट जरूर हो जाता था, लेकिन इसको माना जाता था कि ये जो हमारा जो क्रिकेट में आउट करने की जो पूरा फिनोमेना है ना, उसके वो जो एथिक्स है, गेम एथिक्स, स्पोर्ट्स एथिक्स, उसके अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि मैनकेडिंग जो है उसको अब प्रॉपर तरीके से ये माना जाएगा कि ये बिल्कुल सही तरीका है रन आउट करने का किसी को, ठीक है। तो पहले मैनकेडिंग को अनफेयर प्ले में माना जाता था, अब इसको रन आउट का सही तरीका माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा बहुत बार कि जो बॉलर है वो अपना थूक लगा देता था, ठीक है, बॉल के ऊपर उसको चमकाने के लिए। अब ये चीज अलाउड नहीं है, वो बैन कर दी गई है। ये माना जाएगा कि आप बॉल के मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हो गलत तरीकों से, ठीक है। तो ये एक रूल चेंज किया गया है। दूसरा रूल ये चेंज किया गया है कि जैसे अगर 2 बैट्समैन है ना, तो अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला बैट्समैन है, अब देखो मैं जितना क्रिकेट देखा है मैंने उस हिसाब से समझा पाऊंगी। आई माइट नॉट बी वेरी टेक्निकल और आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू मच इन अ बेटर वे, लेकिन अब समझ लो, है ना। तो एक बैट्समैन यहाँ है, एक बैट्समैन यहाँ पे है, ठीक है। अब ये वाला बैट्समैन जो है ये बैटिंग कर रहा है, सामने से आती है बॉल, ठीक है। मान लो कोई एक बैट्समैन आउट हो गया, तो जो नया बैट्समैन आ रहा है अब उसको स्ट्राइक पे आना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, जो जमा जमाया बैटर होता था, बैट्समैन होता था, वो बैटिंग करता था। अब जो है नया बैट्समैन जो आ रहा है वो स्ट्राइक लेगा, ठीक है। तो ये एक चेंज किया गया है। ओके, देखो यहाँ पे भी बैटर लिखा हुआ है, मैंने गलत नहीं बोला था। ओके, तो ये है। ओके, और इसके अलावा हाँ, एक डेड बॉल को लेकर एक प्रोविजन आया है। डेड बॉल क्या होती है कि अगर मान लो आप यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हो, सामने से बॉल आती है और बॉल अगर किसी को लग जाती है, बीच में कोई पक्षी आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कुछ भी चीज आ जाती है जिससे सामने वाली पार्टी को हार्म हो सकता है, तो उसको डेड बॉल माना जाएगा। ओके, तो ये चीज है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई अनफेयर या डेलिब्रेट मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उस जो सामने वाली पार्टी है उसको 5 रन पेनल्टी के फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा हाइब्रिड पिचेस भी आ गई हैं। पहले सिर्फ विमेंस क्रिकेट में था हाइब्रिड पिचेस, जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर और नेचुरल ग्रास दोनों होता था, अब मेंस क्रिकेट में भी आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। और ये मैंने क्यों लिया है आर्टिकल बता देती हूँ। आप सोचोगे स्पोर्ट्स तो नहीं आता, स्पोर्ट्स आया है। स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में 2021 में, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चेज योर गोल इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है, तो उसके पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। चेज योर गोल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसको पढ़ना पॉज करके, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का एडिटोरियल है पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन। तो बेसिकली क्या है ये आर्टिकल? आर्टिकल ये है कि आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ओके, और इन्होंने
बताया कि अभी स्टेट टूरिज्म की जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स, इनकी एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई है और एक नेशनल ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लाई है ये। तो उसमें क्या क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, वहां पे एक धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन हुआ है। ये धर्मशाला डिक्लेरेशन जो है बेसिकली इस चीज का यहाँ पे प्रतीक है कि हम अपने जो इंडिया का जो रोल है, इंडिया में जो टूरिज्म का रोल है, उसे कैसे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एम बेसिकली ये होने वाला है कि हम अपने इंडियन सिटीजन्स को एनकरेज करें कि आप डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ जाओ। ओके, जैसे हम छुट्टियां मनाने जाते हैं तो हम सोचते हैं मालदीव जाएंगे, सेशल्स जाएंगे, पेरिस जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि भाई मत जाओ इधर उधर, ठीक है, आप जाओ कश्मीर जाओ, केरला जाओ, सिक्किम जाओ, ठीक है, इन एरियाज में जाओ, मजा आएगा, लोनावला जाओ। तो यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है। दूसरी चीज ये बोली गई है कि इंडिया में 15 लोकेशन कम से कम ऐसी बनाएंगे इंडिया के अंदर 2022 में ही, जिसको अफोर्डेबल भी हो और जो बहुत सुंदर भी हो, जिसमें आपको जाके घूम के मजा आ जाए। ठीक है, तो ऐसी 15 लोकेशंस को हम बनाने वाले, इतना अच्छा। नेक्स्ट चीज है कि टूरिज्म मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली ट्रैवल करने के लिए हम इंसेंटिव्स देंगे। यहाँ पे नेचुरल, कल्चरल, स्पिरिचुअल ब्यूटी हर तरह से, हर एंगल से इन डायमेंशंस को खंगालेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 20 इंडियन मिशन भी आने वाले हैं। यहाँ पे कई सारी मीटिंग्स होने वाली है इंडिया में और ये बहुत गोल्डन चांस है टूरिज्म को डेवलप करने का इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे देखो टूरिज्म जो है, ये बोला जा रहा है कि ये कोविड-19 में अफेक्ट हो गया था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई जिसमें 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सब जगह पे ये इन्वेस्ट होंगे। इसके साथ अभी नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का एक ड्राफ्ट भी आया है। कोशिश यही है कि इंडिया का टूरिज्म बढ़ाया जा सके, कंडीशन अच्छी कर सके, साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में जो टूरिज्म के फंक्शन है, सब कैटेगरीज हैं, इनको भी अच्छा कर सके। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो कर रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। उत्तराखंड में आपने देखा है कि क्या हो गया, सब जगह पे होटल्स बना दिए गए, पहाड़ों पे होटल, सब जगह रोड काट दिए गए, तो फिर डिजास्टर आते हैं। ये डिजास्टर ना आए, इस तरह का टूरिज्म हम डेवलप करेंगे सस्टेनेबल तरीके से। रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव टूरिज्म वगैरह हम लेकर आएंगे गौतम बुद्ध और गांधी जी के आइडियोलॉजी पे। ओके, इसके अलावा एक नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन भी आ रहा है। ठीक है, जो इस पूरी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा। ओके, अच्छा, इस पॉलिसी में हम कोशिश करेंगे डिजिटलाइजेशन करने की। ओके, इसके साथ अलग अलग स्किल्स मिशन भी चलाएंगे जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके टूरिज्म सेक्टर में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या करेंगे, हम अभी G20 की समिट होने वाली है इंडिया में, और इस G20 की समिट में लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग्स अलग अलग हेडिंग्स में, अलग अलग हेड्स में होने वाली है, जो सिर्फ इंडिया में होगी। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, इंटरनेशनली जो भी यहाँ पे ऑफिशियल है वो पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया में। तो G20 की बहुत बड़ी मीटिंग्स का एक गुच्छा होने वाला है इंडिया में। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने का। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो सिटीज हैं, ऐसी सिटीज का सेट डेवलप किया जाएगा जहाँ पे कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अकोमोडेशन हो, अच्छा स्वच्छ भारत में अच्छा कर रहा हो। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे इसके साथ में जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ भी काम किया जाएगा, सो दैट यहाँ पे ईज ऑफ ट्रेवल ला सकें, वीजा रिफॉर्म्स ला सकें। ठीक है, इमिग्रेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकें। और यहाँ पे कुल मिला के जो मेजर टूरिज्म इंडाइजेस है उस पर भी हम अच्छा ही कर रहे हैं काफी टाइम से। मिड 2024 तक हम प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच चुके होंगे, तो टूरिज्म और अच्छा हो जाएगा। ओके, इसके साथ 2030 तक इंडिया जो है वो 7 to 9% पे ग्रो करने वाला है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। और ऐसे में चांसेस यही है कि इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है वो लगभग $250 बिलियन यहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके, लगभग 140 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सके टूरिज्म से, और लगभग $50 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ सके। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी टेरिटरीज को, ऐसी कंट्रीज को ढूंढना पड़ेगा जहां पे इंडिया का बड़ा क्रेज है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है, जहां पे लोग जो है इंडिया में विजिट करने का सोचते हैं। फिर उनके हिसाब से हमको एक एक जगह के हिसाब से अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री यही चाहती है, टूरिज्म मिनिस्ट्री की 2047 तक, यानी कि अपने हमारे 100th इंडिपेंडेंस डे तक हम यहाँ पे इंडिया को वर्ल्ड की बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दें। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा अच्छा डाटा दिया गया है, इसको जॉट डाउन कर लेना। आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। ओके, अच्छा, ये मैप आपके लिए रखा है मैंने। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मेजर जो टूरिज्म साइट्स है वो यहाँ पे जॉटेड है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी डायरी जहाँ पे भी हो वहां बना लेना। ओके, एक और, गला ही सूख गया आज के लेक्चर लेते लेते तो। ओके, तो एक और आज का एडिटोरियल है।
सॉफ्ट पावर के बारे में, ठीक है। सॉफ्ट पावर जो है हर कंट्री के पास एक सॉफ्ट पावर होनी चाहिए और इसी के ऊपर यहाँ पे बात है। अब देखो सॉफ्ट पावर होता क्या है, सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आप ऐसी चीजें, आप मिलिट्री यूज नहीं कर रहे हो, आप अपना पैसा यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में आपका इन्फ्लुएंस बन रहा है। हमारा बॉलीवुड, हमारा योगा, हमारे क्यूजीन्स, हमारे गाने, बॉलीवुड के सॉन्ग, ये सब क्या है, हमारी इंडिया की एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं दुनिया में, ठीक है। एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे करते हैं, यही हमारी सॉफ्ट पावर है। इसी में एक सॉफ्ट पावर अब हमारी बन रही है स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जोसेफ नाई जो है, ठीक है, जोसेफ नाई अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इन्होंने आइडिया दिया था सॉफ्ट पावर का, कि बिना आप किसी ऐसी चीज के परसुएड कर दो सामने वाले को कि वो कन्विंस हो जाए कि आप एक्चुअल में एक बड़ी पावर हो, ठीक है। ये करना है हमको। और यहाँ पे स्मॉल नेशन जो है ना, उनके पास और कोई चारा नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी मिलिट्रीज है नहीं, इकोनॉमिक पावर है नहीं, तो सॉफ्ट पावर पे डिपेंड करती है। ऐसे में इंडिया जो है, इसने जो बढ़िया परफॉर्म किया है टोक्यो ओलंपिक्स में, इसके चक्कर में इंडिया का जो स्पोर्ट्स है वो आ गया है सॉफ्ट पावर में इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो वगैरह किया, उसमें बहुत बढ़िया हमने नाम कमाया, ठीक है। तो अभी हमको अगर जियो पॉलिटिकल एक्टर बनना है, ग्रेटर जियो पॉलिटिकल एक्टर, तो हमें बाकी सारे डायमेंशन तो ध्यान में रखने, लेकिन स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखना है। इसके ऊपर पूरा यहाँ पे ये आर्टिकल है। तो देखो इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में बताया ये गया है कि आपका जो हमने ये 7 मेडल्स अभी जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, बहुत ही बढ़िया हमने काम किया है। हमें जो है यहाँ पे सीख लेने की बात कही गई है चाइना से। चाइना जो है एलाइट स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स जीत रहा है। टॉप मेडल्स जो नंबर्स हैं उसमें से एक चाइना का है, ठीक है। तो चाइना जैसा हमको मॉडल फॉलो करना चाहिए। इंडिया में एक स्कीम भी लाई गई है ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जिसको कहते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसको हमको और बढ़ावा देना चाहिए, इसमें और काम करना चाहिए। साथ में नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 20 पॉइंट्स की बात हुई थी, जिससे हम अपने स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में हमें अपना थोड़ा पैसा जो है थोड़ा ज्यादा खर्च करें। जैसे हम जो है 70 भी नहीं, 30 पैसे पर पर्सन, 30 पैसे पर कैपिटा हम यहाँ पे खर्च करते हैं अपने स्पोर्ट्स पे। जबकि चाइना जो है 6 रुपए, 6.1 रुपीज खर्च करता है पर पर्सन पर कैपिटा स्पोर्ट्स पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ और रिकमेंडेशन भी है कि इंडिया को बाकी सारी कंट्रीज के साथ एक टाई अप करना चाहिए, एमओयू, ठीक है, कि हमारी जो कंट्री है उसके स्पोर्ट्समैन को हम बाहर भेजें ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और जो भी कंट्रीज है अच्छा परफॉर्म कर रही है उन तक भेजें। इसके साथ अभी हम ऐसी जो टॉप्स जैसी स्कीम लाए हैं वैसी और स्कीम्स लेकर आए, ठीक है। और जो यहाँ पे एथलीट्स हैं उनको इसमें शामिल करें, ठीक है। इसके साथ इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इसमें बढ़ाएं, और ओवरऑल सोशल जो कॉर्पोरेट स्कीम्स होती हैं, कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स होते हैं, उसको भी हम साथ में लेकर आए। और नीति आयोग का जो 20 पॉइंट फॉर्मूला है उसको भी हम फॉलो करें। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल आप लोग एक बार देखना जरूर, इसके मेंस के लिए इसमें से पॉइंटर्स मिलेंगे, इसको जॉट डाउन जरूर करना। ओके, नाउ देखो आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कल तो मैंने आपको बोला था एथिक्स का जो पेपर है उसके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। मुझे तो बस एक ही कॉपी मिली, और कॉपी मुझे मिली नहीं थी। अब जिसकी कॉपी मिली उसकी कॉपी रिव्यू हो जाएगी, है ना। और बाकी आज का क्वेश्चन ये है, tourism can become one of the mainstays of Indian economy, and India's age-old dictum of Atithi Devo Bhava can be realized by the draft national tourism policy analyzed, ठीक है। तो 2 पार्ट्स है, एक तो है कि टूरिज्म जो है इकोनॉमी का मेन पार्ट बन सकता है, और इंडिया का जो वैल्यू है अतिथि देवो भव की, वो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के थ्रू फुलफिल हो सकती है। ये आपको बताना है, एनालाइज करना है स्टेटमेंट को इन 250 वर्ड्स। ओके, तो देखो अभी जो आंसर राइटिंग सेशन है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी जितना चल रहा है 2 तारीख तक, 2 से शायद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 तारीख तक चलेगा ये, ठीक है। 10 तारीख तक आंसर राइटिंग सेशन चलेगा जिसमें आपको फ्री रिव्यू मिलेगा। तो अगर कर सको अभी आंसर राइटिंग तो कर लो, क्योंकि फ्री रिव्यू अभी 10 तारीख तक ही मिलेगा। ओके, तो बस यही था। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। एंड आई एम सॉरी कि आज का लेक्चर इतना लेट हो गया, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है लेक्चर को नहीं, यूट्यूब चैनल को, तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।